गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बात होगी मैच नंबर 50 की जो बीती शाम खेला गया। और इसी के साथ जैसे मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2025 से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन गई है सीएसके के बाद। लेकिन पूरी तरह से डोमिनेट किया मुंबई इंडियंस ने, 100 रनों से ये जीत हासिल हुई जो कि अब तक की दूसरी सबसे बड़ी हार थी राजस्थान रॉयल्स की। और राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से पिछले मुकाबले में रंग में आई थी, उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका और अब वो बाहर हो चुकी है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या फील्डिंग हो। पूरी तरह से लचर टीम नजर आई। एक तरफ जो कप्तान रहे हैं संजू सैमसन, वो लगातार इंजरी से जूझ रहे हैं, वो बाहर हैं। और उसके बाद जिस पर पूरा भरोसा था, यानी जो ओपनिंग पेयर था, वो भी नहीं चला, जिसकी वजह से इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा है टीम को। और इसके साथ मुंबई ने कई रिकॉर्ड बना लिए हैं। लगातार 6 मैच जीतकर उसने शानदार फॉर्म में वापसी की है और इसी के साथ पूरी तरह से उथल पुथल मच गई है पॉइंट्स टेबल में और नंबर 1 बन गई है वो 14 पॉइंट्स के साथ। पूरा जो टॉप 4 का समीकरण था वो उलट पुलट हो गया है इस मैच के साथ ही। और तीनों फॉर्मेट में जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से लचर नजर आई राजस्थान रॉयल्स। लगातार 6 मैच जीते और एमआई अब टॉप पर है। और आज के अगर हम मुकाबले की बात करें तो आज भी एक बेहद अहम मुकाबला होने वाला है। और आज मुकाबला होने वाला है गुजरात का सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। इन दोनों ही टीमों का भी जो सफर है वो बिल्कुल अलग रहा है। गुजरात डोमिनेट करती रही है, हालांकि पिछले कुछ मुकाबलों से थोड़ा सा लड़खड़ाई है टीम, लेकिन सनराइजर्स का बुरा हाल रहा है। अभी तक 9 में से सिर्फ 3 मुकाबले वो जीती है, जबकि गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात ने 9 में से 6 मुकाबले जीते हैं, यानी वो मजबूत पोजीशन पर है। लेकिन जिस तरह से टॉप 4 के लिए लड़ाई और खतरनाक हो गई है, उसके बाद देखना होगा कि आज का मैच जो है वो क्या करता है। क्योंकि आज अगर सनराइजर्स हारता है तो उसके लिए भी एग्जिट हो जाएगी, यहाँ पर उसका भी एग्जिट का जो टिकट है वो कंफर्म हो जाएगा। ये बड़ी बात है। और अब जो है, अब एक मैच में हार से बहुत कुछ बदलने वाला है। अब होगा क्या आगे, इस पर हम बात करेंगे। आज के मुकाबले की गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की हम बात करते हैं। कुल अगर हम देखें 5 बार आमना सामना जब इनका हुआ है पिछले 5 मुकाबलों में, तो 4 बार गुजरात जीती है, जबकि सिर्फ 1 बार हैदराबाद को जीतने का मौका मिला है। पिछला मुकाबला जो था उसमें भी गुजरात ने ही जीत हासिल की थी 7 विकेट से इसी सीरीज में। और 2025 में भी और उससे पहले 2024 में भी गुजरात ने हराया था। अब आज क्या होने वाला है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी। अनिल जी, पहले मैं आज के मुकाबले की बात करूंगी जो होने वाला है हैदराबाद वर्सेस गुजरात के बीच, लेकिन कल के मुकाबले के बाद एक और टीम जो है वो एग्जिट कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स वाकई सबसे कमजोर टीम थी और इन्हीं का एग्जिट होना था सबसे पहले? नहीं, राजस्थान पे तो बहुत सारे मैच विनर थे। सीएसके का एक बारी मैं मान सकता हूँ कि जो उन्होंने टीम बनाई, शायद वो उसमें जो कुछ लोग ऐसे डाले जो बीच के प्लेयर थे, ना वो लेजेंड थे ना वो नए थे, वो उनको बैकफायर किया। लेकिन राजस्थान पे अभी भी ऐसे प्लेयर हैं जो नए भी हैं और अच्छे भी हैं, बट वो एज ए यूनिट पता नहीं क्यों क्लिक नहीं किए। और अभी उन्होंने जैसे पिछले वाला मैच आप ये छोड़ दो जिसमें हारे, उससे पहले वाला एकदम कहीं से भी नहीं था और मैच निकाल दिया। कुछ प्लेयर उन्होंने लेट खिलाए। ये लड़का अगर पहले से नेट पे था, सूर्यवंशी, तो ये दिख नहीं रहा था पहले क्या, तो इनको पहले ही खिलाना चाहिए था। ऑलरेडी आपके जो कैप्टन है संजू, वो अनफिट थे, कभी बैक का था इशू है, दूसरा था, तभी खिला देना चाहिए था। तो मुझे लगता है राजस्थान और अच्छा कर सकती जितने प्लेयर थे। सीएसके का तो मुझे जो टीम ओवरऑल पूरे टाइम खेली है, तो मुझे लगता था कि मुझे लग रहा है अब कि शायद वो तो उतने ऊपर नहीं जाते पूरा खेलने के बाद, क्योंकि बैटिंग वाकई उनकी बहुत ही कमजोर रही। उनके जो प्लेयर थे, जो बड़े वाले थे, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, नए वाले भी पार्टली उन्होंने किया। लेकिन राजस्थान तो अच्छा प्लेयर होने के बाद, अच्छी टीम होने के बाद पता नहीं कैसे लड़खड़ा गई और एज ए यूनिट उन्होंने एक्सेल नहीं किया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती रही, उससे वो यक्का दुक्का मैच जीत गए, जीते हुए मैच हार गए, सुपर ओवर में चले गए। हमने देखा है सुपर ओवर में डीसी के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ, एलएसजी के खिलाफ बहुत ही करीबी मुकाबला था, जो लोग मान के चल रहे थे कि अब राजस्थान इस मैच को निकाल लेगी, लेकिन उसमें भी हार का सामना करना पड़ा। और जहां वैभव की बात हुई तो शुरुआत में भी जब राहुल द्रविड़ से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम फैसला करेंगे कब मौका आएगा उसे खिलाने का, वो हम डिसाइड करेंगे। हो सकता है कि वो पूरी सीरीज में ही ना खेले, हालांकि उनको खिला लिया गया। लेकिन ताउस, एमआई ने जो किया है
मतलब वो एक जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है फिलहाल, जो शुरुआत पे लगा ही नहीं था। शुरुआत में तो लगा था कि पिछले साल जैसा ही हाल होने वाला है, लेकिन रिकॉर्ड कायम कर लिया है। 6 मुकाबले लगातार जीती है और टॉप 4 में जबरदस्त उथल पुथल मच गई है। नंबर 1 पर आ गई है एमआई। एग्जैक्टली देखिए यही फॉर्मेट है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट आईपीएल का। जिस तरह से लोगों को मौका, टीम्स को मौका मिलता है कमबैक करने का, जैसे आप मुंबई इंडियंस देखे, और ये दूसरी बार हुआ है कि भाई शुरुआत एकदम ही खराब रही और ये उनकी हिस्ट्री रही है, और जिस तरह से बाउंस बैक किया और डायरेक्ट टॉप पोजीशन, इनके पास स्कोर था। दैट वाज द ब्यूटी। खाली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, खाली कलेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। जो बाकी टीम्स ने नहीं किया वो उन्होंने एकदम राइट मोमेंट पे, राइट टाइम पे पीक किया है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इतना बड़ा सीरीज को टाइम पे पीक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने देखा है, गुजरात अर्ली पीक कर रही है, सनराइजर्स पहले मैच में पीक करके डायरेक्ट डाउनफॉल हो गए, और भी टीम है। तो ये पीक इनका एकदम राइट टाइम पे आया। और सवाल तो बिल्कुल उठता ही है। रोहित शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से हार्दिक पांड्या आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव इज बैक इन फॉर्म, तो एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस में कहूंगा बुमराह है, उनके बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीम को पूरी श्रेय जाता है, टीम को पूरी क्रेडिट जाती है जिस तरह से उन्होंने कलेक्टिव एफर्ट डाला। और हार्दिक पांड्या की कप्तानी उन्होंने जो किया है ना, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, मेंटली बहुत टफ है और कॉन्फिडेंट बंदा है। और ये कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली जीत से आता है, बट आपको जब हार के टाइम पता चलता है आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके का है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस के लिए जो शुभ संकेत है वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जब से बैटिंग शुरू की और जब से उनके बल्लों से रन निकलने लगे, उसके बाद से टीम जो है वो जीत की पटरी पर लौट आई है। चलिए अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। यहाँ भी जो है वो बिल्कुल उलट पुलट मामला है। जैसा कि ताउस ने जिक्र किया, हैदराबाद ने शुरुआत बहुत धमाकेदार की, लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल हुआ उसके बाद टीम जो है संभलने का बिल्कुल उसे मौका ही नहीं मिला है, और आज उसके लिए भी एग्जिट का टिकट कट सकता है। सवाल यह है अनिल जी कि एक तरफा अगर हम पिछले 5 मुकाबलों की बात करें तो उसमें भी 4 गुजरात ने ही जीते हैं, यानी एक तरफा जो है वो डोमिनेट कर रही है। क्या इस मुकाबले में भी ये रिकॉर्ड जो है वो एक पॉजिटिव साइन है? एक तो फॉर्म है गुजरात की, उसके बाद जो रिकॉर्ड है वो भी है। हालांकि गुजरात को भी जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, उनको भी थोड़ा सा झटका जरूर लगा होगा। देखिए, गुजरात बड़े आराम से, आपको देखो पूरी टीम को तो बहुत बैलेंस टीम लग रही है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है। हैदराबाद का बहुत रिस्की काम है। हैदराबाद बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किसी को कर सकती है। जैसे उनके कुछ ऊपर के 3 बैट्समैन हैं, बाद में क्लास है, वो कुछ कर दें, बैटिंग से करें, बॉलिंग उनका बुरा हाल है। मुझे लग रहा है ओवरऑल गुजरात बेटर पोजीशन में है, मैच भी उनके ग्राउंड पे है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हैदराबाद ना फियरलेस टाइप का, उनको कुछ है नहीं खोने के लिए, बिकॉज डू और डाई है उनके लिए। आज जाएंगे वो पूरी तरह अटैक करेंगे, कहीं बाई चांस क्लिक कर गया तो वो सरप्राइज कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज अगर आप क्रिकेट की बात करें तो जीटी बहुत आराम से उनसे आगे खड़ी है। बस यही है कि वो जो कभी कभी जो होता है वो वाला काम ना हो जाए, क्योंकि हैदराबाद ये मामले में रिस्की टीम है। रिस्की टीम है, लेकिन वो अपने लिए ही खुद ज्यादा रिस्की इस बार साबित हुई है। ताउस, ये हम देख रहे हैं, और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो जीटी पूरी तरह से यहाँ डोमिनेट करती है। एक तो अच्छी फॉर्म में है, डोमिनेट कर रही है। हैदराबाद का वैसे ही बुरा हाल है, लेकिन ये जो हॉलिडे मनाने के बाद जो टीम वापसी कर रही है, क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर या एक नए माइंडसेट के साथ रिफ्रेश होके आज टीम हमें नजर आएगी और कुछ अलग भी कर सकती है? जैसा आपने अनिल जी कह रहे हैं, कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। नहीं, देखिए हैदराबाद तो कभी भी सरप्राइज थ्रो कर सकती है, क्योंकि उनकी बैटिंग वैसी है सरप्राइजिंग कि कभी भी क्लिक कर हो जाते हैं। और बेस्ट पार्ट ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इतना नेगेटिविटी आ जाती है हार के बाद कि भाई आपको एक ब्रेक चाहिए रहता है। जो इनके टीम मैनेजमेंट जबरदस्त एक ब्रेक दिलाया मॉलडीव्स में, अच्छी बात है। ये टीम सपोर्ट कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट इनको सपोर्ट कर रहा है हार में भी। मतलब कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि यार ये चलो ये सीजन हो गया, अगले सीजन में ये टीम एकजुट रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये खेल, टीम एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट का खेल है ये एक सिंगल इंडिविजुअल गेम नहीं है इंडिविजुअल्स का। तो कहीं ना कहीं देखिए आज कंप्लीटली बाहर तो हो जाएगी अगर हार गए, मगर देखिए आप हल्के में नहीं ले सकते गुजरात टाइटंस को। और ये ऑलराउंड साइड है, और ऑलराउंड साइड मतलब कंसिस्टेंसी दिखाई है। हाँ, पिछले 4 मैचेस में सिर्फ 2 जीत हासिल की है, मगर यार एक टीम ऐसी जो है जो इतनी जबरदस्त फॉर्म में है, वो बाउंस बैक करने के लायक है। तो मुझे नहीं लगता है कि यार सनराइजर्स को, हैदराबाद को कोई भी एक अपॉर्चुनिटी है सांस लेने का मौका देना चाहिए और टॉप ऑर्डर को, खास करके जो इतना डिवास्टेटिंग है। मैं अभी स्टार्ट देख रहा था, 550 के ऊपर रन बनाए थे ये दोनों ओपनर्स ने लास्ट ईयर, वन ऑफ द रीजन फॉर सक्सेस। आज ये दोनों ओपनर जो है अभिषेक शर्मा 311 पर अटके और कंसिस्टेंसी पार्टनरशिप नहीं हो रही है। दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दे हैव फेल्ड। तो आई थिंक बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए।
हाँ सरप्राइज थ्रो कर सकते हैं, जैसे अनिल जी ने बोला, सहमत हूँ, मगर यार सरप्राइज अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब फाइनल लेकिन अगर डिसाइड आज करो कुछ नहीं किया तो कितना। जैसा हम कह रहे हैं उनके लिए भी टूर्नामेंट में बहुत कुछ बचेगा ही नहीं और तीसरी टीम वो बन सकती है एग्जिट करने वाली। अनिल जी यहाँ एक और सवाल है, गुजरात जबरदस्त फॉर्म में है, बहुत टाइम तक वो टॉप पर रही है, लेकिन अब जिस तरह से उथल पुथल मच गई है टॉप 4 में, अब नंबर 4 पर वो आ गई है, अब उस पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर होगा कि हम अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं पूरा टूर्नामेंट में और अब प्ले ऑफ से पहले हम कुछ ऐसी गड़बड़ ना करें कि हम बाहर हो जाए, हमारी सारी मेहनत खराब हो जाए। देखिए प्रेशर तो होगा, क्योंकि आप कुछ भी कहिए, सब लोग टेबल देख के आते हैं। हाँ। सब देखते हैं कौन कहाँ आ गया, किसका मैच किससे है, कौन सी टीम वहां पे टच एंड गो है, लेकिन उनका मैच किसी ऐसी टीम से है जिनसे वो जीत सकते हैं, होम है अवे है, वो सब चीजें इनके दिमाग में चल रही होगी। पूरा इनका स्टाफ लगा रहता है, बिल्कुल ये मतलब अनसीन प्रेशर रहता ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से वो चल रहे हैं, जैसे उनके कप्तान बहुत समझदार हैं, गिल बहुत कूल है इस मामले में, और अगर गिल और मैं अय्यर को उस पंजाब वाले को मिलाऊं तो गिल बेटर कैप्टन रहे मूव्स में, क्योंकि अय्यर ने फिर भी गलतियां की, हालांकि दोनों वो भी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन इस मामले में गिल आ गए तो कप्तानी का एडवांटेज है यहाँ पे टीम को। और बाहर नेहरा और है ना वो बहुत समझदार हैं, साथ में पार्थिव पटेल हैं, तो ये लोग बहुत शार्प भी हैं, मतलब ये सीट स्मार्ट है, इनको पता है कि कहाँ प्रेशर कैसे करना है, तो वो चीजें रहेंगी, लेकिन उनको ओवरकम करना ही टीम की आर्ट है। और बैलेंस टीम है, मुझे बहुत ज्यादा इसमें लूप होल नजर नहीं आ रहे इस टीम में, और उनके पास रिप्लेसमेंट भी अच्छे हैं अगर कोई बात होती है तो। आई थिंक जीटी कंफर्टेबल है, बस रीजन एक वही है जो बार बार कह रहा हूँ, वो दूसरी जो टीम है वो फियरलेस है, उनको कोई लेना देना है नहीं, वो कहीं उस मूड में खेल गए, और T20 ऐसा गेम है 2-3 ओवर में कई बार मैच पलट जाता है। बिल्कुल, यही यही तो खूबसूरती है। लेकिन एक बार जरा इस मैदान पर भी हम नजर डालते हैं तो यहाँ पे ताउस देखिए, हमारे पास जो आंकड़े हैं 39 में से 21 मैचों में पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है। ऐसे में क्या गुजरात आज हैदराबाद में कौन आपको लगता है कि चेज मास्टर बेटर हो सकता है? एक तो पहले टॉस कौन जीतेगा इस पर निर्भर करता है कि किसको मौका मिलेगा, लेकिन ज्यादा चेज मास्टर अगर चेज करना हो तो कौन आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है? मैंने देखिए अगेन, अगर सनराइजर्स की बात करें तो उनके स्टार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने जबरदस्त स्टार्ट दिया तो चेज तो आराम से हो ही सकता है। अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली ट्रेविस हेड, अगेन ईशान किशन हु हैजंट डन वंडर्स, अनफॉर्चुनेट पहले मैच से ही उसके बाद गायब हो गए। उसके बाद गुजरात के पास एक संतुलन वाला, एक कंट्रोल वाला साइड है जो चेज भी कर सकता है, जो बड़े स्कोर भी बना सकता है। शुरुआत है साई सुदर्शन, शुभमन गिल, फिर वो अटैकिंग मोड पे आ जाते हैं जॉस बटलर के साथ। तो कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ कि एक एक्सट्रीम लेवल पे है जो है सनराइजर्स हैदराबाद, उनका टॉप ऑर्डर, और दूसरा इतना ही बैलेंस है, एंड वन ऑफ द रीजंस कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों रहे ये सीजन में, उनको अडॉप्ट करने आता है सिचुएशन को, उनको अडॉप्ट करने, अगर आपको ब्रेक लगाना है, थोड़ा स्लो करना है, गियर बदलने आता है उनको, तो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएंगे, विकेट चली जाएगी, या अटैक और आपने साई सुदर्शन का जिक्र किया है तो जरा करेंगे। मैं दर्शकों को आंकड़े भी बता दूं जो वो नजर आ रहे हैं, 39, 52, 36, 56 और 82 जो है वो उनका स्कोर यहाँ पर है। अनिल जी, साई सुदर्शन जो है वो जबरदस्त है और भरोसेमंद बल्लेबाज जो है वो लगातार बनकर उभरे हैं। क्या हैदराबाद को उनके खिलाफ कोई खास रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हैदराबाद के अपने बल्लेबाजों का कोई भरोसा नहीं है, कम से कम वो दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटेजी तो बना सकते हैं। साई बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंट है, खास बात है कि वो टाइम लेके खेलते हैं और बड़े कन्वेंशनल प्लेयर हैं। वो रिवर्स स्वीप या जो भी पीछे स्कूप है वो मारेंगे जब 25 रन हो जाएंगे उसके बाद। और मैं बता दूं आपको, आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्लेयर है इंडिया के लिए, और तीनों फॉर्मेट, क्योंकि मैंने रणजी ट्रॉफी में भी उसकी अंपायरिंग की है, फर्स्ट इनिंग में 180, दूसरी में 90। उनको आप एक ही तरह आउट कर सकते हैं कि आगे डालें और डिसिप्लिन बॉलिंग करें, और शायद निक जैसा कुछ बने, क्योंकि वो बना के शॉट नहीं मारेंगे, वो बिल्कुल चांस लेके नहीं खेलते, उसको पता है कि, और जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, क्या होता है किसी किसी प्लेयर का एटीट्यूड वैसा होता है, और वो छोड़ेगा नहीं आराम से, वो जिस तरह का वो शांत प्लेयर है, आई नो हिम पर्सनली, वो उसको दिख रहा है कि अगर मैं और थोड़े रन बनाऊंगा तो मैं इंडिया में बहुत आगे जा सकता हूँ, वो छोड़ेगा नहीं, उसको डिसिप्लिन बॉलिंग करके ही आप बच सकते हो। बिल्कुल, और आईपीएल ने बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जो दिए हैं देश को, लेकिन अनिल जी ये एसआरएच के लिए अब आखिरी मौका हम मान सकते हैं क्योंकि अब उस पर एग्जिट का खतरा है। क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे सुधार वो अभी भी कर सकती है जिसकी वजह से उसकी उम्मीदें थोड़ी बहुत बरकरार रह सकती हैं? थोड़ा मिडिल ऑर्डर में काम करें, और नीतीश रेड्डी इन जैसे प्लेयरों को थोड़ा बताएं कि उनका रोल क्या है, थोड़ा लंबा खेलें। ईशान किशन को बोलें कि जब तुम्हारे रडार में बॉल है तभी मारो, जबरदस्ती मत मारो। एक अभिषेक शर्मा है, वो लंबा खेल सकते हैं, क्योंकि ना उनके पास दोनों तरह के शॉट हैं, वो कन्वेंशनल शॉट भी खेल सकते हैं और शॉट बना के भी। अभिषेक शर्मा से भी बात की जाए कि आप कोशिश करो कि आप वहां पे रहें 12-15 ओवर तक, किसी एक को लंबा खेलना पड़ेगा, बाद में आके अनिकेत और क्लासन करें, जीतेंगे बैटिंग से, बॉलिंग से जीतने वाली नहीं है हैदराबाद। इनका जो भी भला होगा बैटिंग से होगा, और चेस करेंगे तो ये सरप्राइज कर सकते हैं, बाई चांस पार्टनरशिप होगी। और जैसे इन्होंने भी बताया कि ओपनिंग उनका बहुत बड़ा वो है, कहीं पावर प्ले में वो आगे निकल गए फिर वो हाथ नहीं आएंगे।
बिल्कुल, ये आपने सही कहा। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे ताउस? आपको लगता है कि कौन से ऐसे बॉक्सेस हैं जो वो टिक कर लें तो थोड़ा सा सुधार हो सकता है? नहीं नहीं, अनिल जी से बिल्कुल भी सहमत हूँ। ईशान किशन को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि गेम नहीं है उनके पास, उनके जबरदस्त गेम है। अगर वो अटैकिंग मोड पे है या समझ के खेल, देखिए यहाँ पर इनका अप्रोच मैं पहले दिन से खेल रहा हूँ, वन डायमेंशनल रहा है। ये गियर चेंज करने नहीं आ रहे ये बंदों को। अगर ये 3 4 5 के ऑर्डर तक बैटिंग कर गए और 20 ओवर तक खेल गए तो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप देम। बट इनको एक ही फॉर्मेट, एक ही स्टाइल, एक ही पैटर्न में खेल रहा है, वो एक रीजन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, कहीं पर आपको कन्वेंशनल क्रिकेट भी खेलना पड़ेगा, जी। जो आप नहीं खेल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। कन्वेंशनल क्रिकेट मतलब आपको ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में समय स्पेंड करना पड़ेगा विकेट पे, जो बिल्कुल, आप अगर नहीं कर एक पा चीज रहे। और क्लिक नहीं कर अटैकिंग रही है मोड तो आपको और दूसरी चीज जो है वो इंटेंस अपनानी होगी, और होता है ये क्रिकेट में। कैप्टन को भी और मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना होगा। अब जरा बैट और बल्ले की गेंद की हम बात कर रहे थे, तो जरा एक बैटल दिखा देते हैं। शुभमन गिल वर्सेस मोहम्मद शमी। क्या है इनके आंकड़े? 46 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 57 रन, 2 बार आउट, 21 डॉट बॉल्स हैं। 40 में से 21 डॉट बॉल्स हैं, 7 चौके 2 छक्के, 123 का जो है वो स्ट्राइक रेट नजर आता है। अनिल जी, इस कॉन्टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि 57 रन तो पड़े हैं लेकिन 2 बार आउट भी हो गए हैं। आज आपको क्या लगता है जीटी बनाम हैदराबाद गेम में ये जो मुकाबला होगा ये कैसा हो सकता है? कौन भारी पड़ सकता है? अच्छा, मोहम्मद शमी वर्सेस अगर हम गिल को देखें, कौन आपको लगता है, शमी या गिल? शमी, मोहम्मद शमी का अगर सीम पड़ना शुरू हो गया तो फिर कोई भी खेल रहा हो, और नया बॉल का ही काम है ये। जो T20 है, जो कोकाबोरा बॉल है ना, ये पहले 4 ओवर का ही काम है, जो भी है। बाद में तक तो गेम हाथ से निकल जाता है। आप ये बहुत टॉप रेटेड प्लेयर हैं, और बैट्समैन को ध्यान रखिए, आउट होने के लिए एक ही बॉल चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बैटर मेरे पास है, ये है अभिषेक शर्मा बनाम राशिद खान। 30 गेंदों का एनालिसिस है, 63 रन, 1 बार आउट, 5 डॉट बॉल्स, 3 चौके, 5 छक्के पड़े हैं। यहाँ तो अभिषेक जो है पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, ताउस आप देख रहे हैं। राशिद खान और जीटी के लिए अभिषेक शर्मा की चुनौती से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, या राशिद खान को लाएंगे ही नहीं अभिषेक शर्मा के सामने? एग्जैक्टली, अरे 30 गेंद 63 रन बहुत बड़ा है यार, वो भी एक यंगस्टर के लिए। और एक वेटरन, आई वुडंट बी रॉन्ग टू कॉल हिम वेटरन, प्रो क्रिकेटर है T20 फॉर्मेट के, लेजेंड ऑफ द गेम, मॉडर्न डे लेजेंड कहा जाता है। तो देखिए अभिषेक शर्मा मेंटली हावी तो रहेंगे राशिद खान से, और जिस तरह से फॉर्म चल रहा है राशिद का, नोबडी ही हिमसेल्फ मे नॉट बी कन्विंस, वो खुद से कन्विंस नहीं होंगे, तो शायद कहीं ना कहीं वो डरेंगे। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे चैलेंज, वो देखने लायक रहेगा। क्योंकि अभिषेक शर्मा जब सामने रहते हैं तो बड़े से बड़े बॉलर कतराने लगते हैं, थोड़ा डरने लगते हैं, क्योंकि जो स्टाइल लेके आते हैं ना वो अलग ही है, युवराज सिंह जैसा स्टाइल है। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, मजा आएगा, देखने लायक रहेगा इन दोनों को, मजा आएगा देखने में। एक और कॉन्टेस्ट हमारे सामने है, जोश बटलर हर्षल पटेल। 21 गेंदों का एनालिसिस, 25 रन, आउट नहीं कर पाए, 7 डॉट बॉल्स है, 2 चौके 1 छक्का यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो लड़ाई है लगभग बराबरी की लग रही है अनिल जी। क्या आपको लगता है कि आज के गेम में कौन किस पर भारी पड़ सकता है पिछले मुकाबले को देखते हुए, बटलर या फिर पटेल? जो पटेल है वो वैरायटी, मतलब स्लोअर बॉलें ज्यादा करते हैं, और वो ऐसे बैट्समैन को जल्दी आउट करेंगे जो बहुत अंधाधुंध शॉट में खेलने जाएगा। लेकिन बटलर बहुत सूंघ के खेलने वाले प्लेयर हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही उनको पता रहता है। पटेल उनको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि बटलर खुद ऐसे स्टाइल के प्लेयर हैं जो बॉल की मेरिट पे खेलते हैं। तो ये अगर पटेल को कोई और बैट्समैन आप दीजिए जो घुमा रहा हो दनादन, उसको तो आउट कर देंगे। लेकिन बटलर को प्रॉब्लम नहीं है, ही इज इन गुड टच ऑल्सो, लास्ट मैच में भी स्कोर किया है। तो मुझे लगता है कि बटलर भी डोमिनेट। और आज का प्रेडिक्शन क्या है, जीटी या हैदराबाद? अभी सीधा सीधा देखें तो जीटी है, लेकिन मैंने बोला खतरे की घंटी, वो बड़ी अजीब टीम है, वो पत्थर मार के भागने वाली टीम है। ताउस आपको क्या लगता है? नहीं देखिए फॉर एग्जांपल इंस्टिंक्ट जो है ना, वो शुरुआत के टूर्नामेंट में मजा आता है, आप इंस्टिंक्ट पे कर सकते हैं। मगर जब आप सेकंड हाफ के आगे निकल जाए, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में आ जाए, तो आपको पता चल जाता है कंसिस्टेंसी किसकी है। तो पढ़ना तो इस वक्त भारी रहना चाहिए, और होम ग्राउंड पे खेलते हैं गुजरात टाइटंस, तो आई विल गो विद गुजरात टाइटंस। और अभी तक अनडिफिटेड है, एकमात्र टीम ऐसी है, क्योंकि बाकी सब टीमों का तो अपने घर पे बुरा हाल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। हैदराबाद के पास ये आखिरी मौका है, हॉलीडे भी मिला है, ब्रेक भी मिला है। देखते हैं जो हॉलीडे के बाद, ब्रेक के बाद जब आ रहे हैं तो क्या नए माइंडसेट के साथ आते हैं, कोई नई स्ट्रैटेजी भी लाते हैं, या फिर गुजरात फिर से डोमिनेट करती है और टॉप 4 में वो बरकरार है। लेकिन टॉप 4 में भी अब नंबर 1 पर रहने की लड़ाई जो छिड़ गई है, उसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, ताउस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह रोज हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर।